नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शास्त्र में हम दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन था। तो आज हम पिछले शास्त्र में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 51 से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। और आप सबको ये तो पता ही है कि एग्ज़ाम 1 जनवरी से 20 जनवरी के तक होने वाले हैं। किस बीच हमारी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इसमें जो रचनाएं पूछी गई हैं वो आधुनिक काल की कौन सी रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर जो हमें बताना है वो क्या हो जाएगा। ऊद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत, रास पंचाध्यायी। और इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऊद्धव शतक और भ्रमरदूत। ये जो रचनाएं हैं हमारी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया पहला और तीसरा। पहला और तीसरा हमारे किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारे ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जैसे ऊद्धव शतक 1929 जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य है। भ्रमरदूत किसका है, द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है। सुदामा चरित जो है ये नरोत्तम दास का काव्य है, जो भक्तिकालीन रचना है। और रास पंचाध्यायी किसका है, अष्टछापी कवि नंददास की रचना है। तथा सुदामा चरित और रास पंचाध्यायी आधुनिक काल की रचनाएं नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, 52 नंबर क्वेश्चन में, कि द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं क्या हैं। श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। तो इसका हमें राइट आंसर जो है वो बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। द्विवेदी युगीन की कविताओं की विशेषता जो रही है वो क्या है, इतिवृत्तात्मक और प्रबंधात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4 हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। क्या पूछा है 53 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं। झरना, पथिक, मिलन, रसीम। तो इसमें से हमें बताना है कि छायावाद की रचनाएं जो हैं वो नहीं हैं। कौन सी रचनाएं हैं जो छायावाद की नहीं हैं, तो ये है पथिक और मिलन। पथिक और मिलन जो हैं छायावाद की रचनाएं नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। 2 और 3 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। झरना और रसीम जो हैं छायावाद की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि मिलन जो है इसका समय है 1917 ईस्वी, पथिक का समय है 1920 ईस्वी। ये द्विवेदी युगीन कवि राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं थीं। झरना 1918 की रचना है और रसीम 1932 की रचना है।
किसकी हैं? छायावादी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्या पूछा है 54 नंबर क्वेश्चन में कि सांप्रदायिक विदेश और विभाजन की त्रसादी पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है? अबारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो 54 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तमस और झूठा सच जो है हमारा विभाजन की त्रसादी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि तमस उपन्यास के पात्र जो हैं वो कौन हैं? कनक, रिचर्ड, लीजा, सेल्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तमस उपन्यास के पात्र जो हैं वो कौन है? वो हैं रिचर्ड और लीजा। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। सेल्मा जो है वो किस उपन्यास की पात्र थी? अपने अपने अजनबी की। 1961 ईस्वी का उपन्यास है। उसके बाद झूठा सच। झूठा सच की जो पात्र थी वो थी कनक। 1900 झूठा सच जो है वो 2 भागों में है, 1958 और 1960। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है? महाभोज, आपका बंटी, सैलूस, बसंती। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सैलूस और बसंती जो है मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4। 3 और 4 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सैलूस जो है वो किसका उपन्यास है? सैलूस जो है वो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है और बसंती जो है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं, कौन से हैं? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, खाली घर, बसंत का एक दिन और निष्कासन। तो दूधनाथ सिंह द्वारा रचित जो कहानी संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं हमारे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। तो पहला और चौथा हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? खाली घर और बसंत का एक दिन। खाली घर और बसंत का एक दिन किसके कहानी संग्रह थे? राम दशरथ मिश्र के। किसके थे? राम दशरथ मिश्र के। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी, नेपथ्य राग। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बिना दीवारों के घर और नेपथ्य राग। तो 2 और 4 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है 2 और 4?
सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्या पूछा है 59 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां में से कौन सी सही हैं? चाणक्य के जो वाक्य हैं वो कौन से सही हैं? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। उसके बाद है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यभट्ट के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो चाणक्य के जो वाक्य हैं वो विशेषताएं हैं जो उन्होंने कही हैं वो कौन सी हैं? वो हैं कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और माला गूंथने पर फूल कुम्हला जाते हैं। उसके बाद है महत्वाकांक्षा का मोती निठुरता की सीपी में रहता है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी हैं कि ये किसके कथन हैं? तो ये चाणक्य के कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। अस्मिता के लिए किस किस को नमन करूं? अंगद की नियति, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो अपने हिसाब से है, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत माना गया क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो गलत हैं। तो इसकी सीधे हम व्याख्या ही देख लेते हैं कि जैसे कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, ये रचना किसकी है? विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह है। किस किस को नमन करूं? शिव प्रसाद सिंह का है निबंध संग्रह। और अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, ये जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 61 में? पूछा है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बिच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि दलित आत्मकथाएं जो हैं वो नहीं हैं। कौन सी हैं? आज के अतीत और मेरी पानी बिच मीन प्यासी। तो इसका पहला और तीसरा सही आंसर होगा। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? प्रेम मार्गी सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईश्वर को नायिका के रूप में
परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन में, सॉरी बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या पूछा है हमारे 63 नंबर क्वेश्चन में? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आषाढ़ के एक दिन में जो पात्र हैं दंतुल और अनुस्वार। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। क्या है? कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, कौन सी हैं? आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 65 में? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? ख्याल, माच, नाचा, पडवानी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा और चौथा। छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां जो हैं वो कौन सी हैं? नाचा और पडवानी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4। 3 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्या पूछा है 66 नंबर क्वेश्चन में? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बोली वर्ग हैं और संबंध बोलियों के सुमेलित स्थान है। तो राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राजस्थान में मालवीय। उसके बाद पश्चिमी हिंदी जो है कन्नौजी में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी जो है वो कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में। बिहारी हिंदी जो है भोजपुरी में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का चौथा। सिर्फ हमारा एक ऑप्शन में है, वो है हमारा ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। क्या पूछा है? कि रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर। तो घनानंद की जो रचना है वो कौन सी है? तो घनानंद की जो रचना है वो है बिरहा लीला। उसके बाद बोधा की जो रचना है वो कौन सी है? बोधा की रचना है बिरहा बरीश। सूदन की जो रचना है सुजान चरित। और पद्माकर की रचना है जगद विनोद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। किस ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 68 है।
क्वेश्चन नंबर 68 है। क्या पूछा है 68 नंबर क्वेश्चन में? कि प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस और देव माया प्रपंच। तो ये जो है विज्ञान गीता किससे संबंधित है? विज्ञान गीता जो है केशव दास की रचना है। ज्योत्सना जो है वो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। नवरस है वो किसकी है? सेठ गोविंद दास की है। और देव माया प्रपंच जो है वो देव की है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? ए ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें पूछा है पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदर्श। तो कवि वचन सुधा के संपादक जो हैं वो कौन है? कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण के हैं प्रताप नारायण मिश्र। सदादर्श के हैं लाला श्रीनिवास दास। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट, भामा, शंकुक, विश्वनाथ। तो मम्मट का जो समय है वो क्या है? 11वीं सदी का उत्तराधार। और भामा का जो समय है वो 6ठी सदी का मध्यकाल। उसके बाद शंकुक का जो समय है वो है 9वीं सदी। और विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। तो ये हमारा मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रहा इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और उपन्यास दिए गए हैं। ये जो है किस उपन्यास से संबंधित पंक्तियां हैं? तो जैसे पंक्ति है कि उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। ये जो है वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये है समय सरगम से। उसके बाद है दलित जीवन की नारी की वास्तविकताओं का चित्रण। ये जो है वो किसमें है? ये है नच्चो बहुत गोपाल। उसके बाद है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किसमें है? तो ये है माया दास की माड़ी। उसके बाद जो है हमारा पटना के महिला छात्रावास में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के कम शोषण का चित्रण जो है परती परिकथा में है। तो ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, वहां पे आंसर बताना मुश्किल हो रहा था।
तो ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। क्या पूछा है 72 नंबर क्वेश्चन में कि कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। कुछ कहानियां दी गई हैं और उनके वर्ण विषय दिए गए हैं, जैसे वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? वापसी जो है वो संबंधित है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम है आंचलिक तत्व से संबंधित है, इसका वर्ण विषय है। माया दर्पण है नारी स्वतंत्रता का है। परमात्मा का कुत्ता है नगरीय जीवन की त्रसादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का चौथा। तो पहले का चौथा हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है हमको हमारे डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। परमात्मा का कुत्ता किसकी प्रसिद्ध कहानी है? मोहन राकेश की कहानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए, जैसे अलमा कबूतरी, छित्रमस्ता, सूखते चिनार, परिजात। तो अलमा कबूतरी जो है वो किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की। चित्रमस्ता जो है वो है प्रभा खेतान। सूखते चिनार है मधु कंकरिया। पारिजात है नसीरा शर्मा। तो पहले का पहला और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। युत्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर। तो युत्सु का जो है वो चारित्रिक क्या है? चारित्रिक विशेषता जो है वो है सत्याग्राही। अश्वत्थामा की क्या है? पाशविक प्रतिहिंसा। संजय जो है वो क्या है? संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ हैं। उसके बाद है विदुर संशयग्रस्त हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का तीसरा। तो ये मिल रहा है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट हो गया सी ऑप्शन। ये रही हमारे इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है 75 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। लोकायतन, आंसू, भारत भारती, चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लोकायतन का जो समय है 1964 है। आंसू का समय है 1925। भारत भारती का समय है 1912 और चित्रलेखा का समय है 1935। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में मिल रहा है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या है? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसमें जो है लोकायतन किसकी रचना है? पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की। आंसू किसकी है? प्रसाद की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त और चित्रलेखा 1935 राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्या पूछा है 76 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सौर सैनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा
पहली प्राकृत, फिर आएगा सौरसेनी, फिर आएगा पूर्वी हिंदी, फिर आएगा वर्तमान हिंदी। तो पहली प्राकृत 2, 1, 4, 3 किस में है? हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्या पूछा है 77 नंबर क्वेश्चन में? इसमें पूछा है कि रघुवीर साहब के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम क्या है? लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आत्महत्या के विरुद्ध, जो है 1967। उसके बाद है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका समय क्या है? 1975। फिर है हमारा लोग भूल गए। लोग भूल गए 1982 है। फिर है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, इसका समय है 1989। तो पहले आएगा 2, फिर 4। तो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम जो है वो क्या है? धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। तो सबसे पहले जो हमारी रचना आएगी वो आएगी एक टोकरी भर मिट्टी। इसका जो समय है 1901 ईस्वी है। फिर आएगी हमारी प्लेग वाली चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल ये जो है इसका समय 1902 है। फिर आएगी हमारी 11 वर्ष का समय, इसका जो समय है 1903 है। फिर है धुलाई वाली, इसका जो समय है वो क्या है? इसका समय है 1907। तो सबसे पहले आएगा थर्ड हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा। तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? सबसे पहले जो हमारी रचना आएगी वो आएगी परिमल। परिमल का जो समय है वो क्या है? 1930 ईस्वी। फिर आएगी हमारी लहर। लहर का समय है 1935। ये टीजीटी पीजीटी के लिए अनिवार्य नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है हमारा ग्राम्या। ग्राम्या का जो समय है 1940। फिर है हमारा दीपशिखा। दीपशिखा का जो समय है 1942। तो सबसे पहले हमारा आएगा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसका सही आंसर होगा बी। हर कोई क्रम से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? रोला बर्थ, फर्डिनांड द सैस्यूर, सैमुअल टेलर, कार्लिज आइए रिचर्ड। तो सबसे पहले कौन आएंगे? कार्लिज। इनका जो समय है 1772। फिर आएंगे फर्डिनांड सैस्यूर, इसका जो समय है वो है 1800
57। फिर आएंगे आइए रिचर्ड। रिचर्ड का जो समय है 1915 है। फिर है रोला। रोला का जो अरे क्या हो गया, 1915 रोला का है। किसका है? रोला का। 1915 इनका है रिचर्ड का 1893। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा थर्ड। थर्ड जो है हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? बामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो सबसे पहले आएगा हमारा देवरानी जेठानी की कहानी 1970। फिर आएगा हमारा बामा शिक्षक। इसका समय है ये 1900 नहीं 1800 है, गलती से हो गया 1870। और बामा शिक्षक जो है 1872। फिर है हमारा भाग्यवती। भाग्यवती का समय है 1877। फिर है हमारा निस्सहाय हिंदू 1890। तो सबसे पहले आएगा हमारा 4 के बाद पहला। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या है? कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र, सत्य, पशु का उदय, गांधारी का साप, विजय, एक क्रमिक हत्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो है हमारा आएगा कौरव नगरी। फिर आएगा हमारा पशु का उदय। फिर आएगा अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र, अर्ध सत्य। फिर आएगा गंधारी का साप, विजय, क्रमिक हत्या। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो सबसे पहले आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जो जन्म है 1899 में हुआ। फिर नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जो जन्म है 1906 में हुआ। फिर है रामविलास शर्मा, इनका जन्म है 1912 में हुआ। फिर नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जो जन्म है 1916 में हुआ। तो सबसे बाद आएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नामवर सिंह की कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। तो सबसे पहले हमारा आएगा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। इसका जो समय है वो क्या है? 1952। फिर है छायावाद। फिर आएगा छायावाद जो है 1955। फिर आएगा कविता के नए प्रतिमान, इसका समय है 1968। फिर है दूसरी परंपरा की खोज 1982। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला,
तीसरा, दूसरा, चौथा। तो किस ऑप्शन में है? ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या पूछा है 85 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों संग्रहों का क्रम क्या है? बाजुड़ू, राजा निर्बसिया, एक और जिंदगी, यही सच है। तो सबसे पहले आएगा राजा निर्बसिया, इसका समय है 1957। फिर आएगा एक और जिंदगी, इसका समय है 1961। फिर आएगा यही सच है 1966। फिर आएगा बाछड़ू, बाछड़ू का जो समय है वो क्या है 1978। बाछड़ू किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। राजा निर्बसिया कमलेश्वर की। यही सच है मन्नू भंडारी। तो इसमें 2, 3, 4 और 1 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। साहित्य में लोक ही प्रमाण है। दूसरा कथन है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। क्या यह बात सही है? नहीं। पहला कथन सही है पर दूसरा नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या पूछा है 87 नंबर क्वेश्चन में? कथन 1 है और कथन 2 है। कथन पहला है कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन दूसरा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा कि पहला कथन और दूसरा दोनों ही गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 88 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला है स्थापना, दूसरा है तर्क। स्थापना क्या है कि कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क है इसीलिए इसका उसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 89 है। क्या पूछा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। पहला कथन है कि छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। दूसरा कथन है कि वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी है। उपर्युक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या है? कथन 1 और कथन 2 क्या हैं? दोनों ही गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, स्थापना और तर्क। स्थापना है कि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तर्क सही है पर स्थापना गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ए गलत है, बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा शुरू होता है पैसेज। पैसेज जो है वो नहीं कराना है। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।